उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर जो आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन किसी राजनीतिक वजह से नहीं है। यह आंदोलन न्याय के लिए है, यह आंदोलन इंसाफ के लिए है और सबसे जरूरी संविधान के लिए। उस संविधान के लिए जिसकी किताबों में साफ साफ लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीनी सच्चाई सबको पता है। जैसे ही कानून के सामने वीआईपी शब्द आ जाता है, ताकत शब्द आ जाता है, रसूख शब्द आ जाता है, कानून के पसीने छूट जाते हैं। वो कानून जो आम आदमी के सामने सख्त बनता है, वही कानून ताकतवर के सामने झुक जाता है, चुप हो जाता है और रास्ता दे देता है। आज सड़कों पर जो भीड़ उतरी है वो किसी पार्टी के नारे नहीं लगा रही है, वो एक आम नाम के लिए खड़ी है और वो नाम है अंकिता भंडारी। एक 19 साल की लड़की जिसे 18 सितंबर 2022 की रात बेरहमी से मार दिया गया। और आज सवाल ये नहीं है कि अपराध हुआ या नहीं, क्योंकि इस बात की पुष्टि कोर्ट कर चुका है और इसी मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन बात उससे आगे है और कहीं आगे है। शायद इतना कि जो चीज सिस्टम छुपाना चाहती थी उसमें सफल हो गई थी, लेकिन अब फिर से आवाज उठी, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। सवाल ये है कि क्या इंसाफ होगा या फिर ताकत जीत जाएगी। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें पूरा मामला शुरुआत से समझना होगा। तो चलिए समझते हैं अंकिता भंडारी केस असल में है क्या और देश की सड़कों पर यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दरअसल अंकिता भंडारी उत्तराखंड के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रही थी। वो एक साधारण परिवार की लड़की थी और वहां नौकरी कर रही थी। लेकिन जिस रिसोर्ट में वो काम कर रही थी उसी रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्या। और ये वही पुलकित आर्या है जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है। यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। पुलकित आर्या ने अंकिता पर दबाव बनाना शुरू किया कि रिसोर्ट में आने वाले एक स्पेशल गेस्ट को वीआईपी सर्विस दी जाए। और इस चीज का खुलासा हुआ उसके चैट के माध्यम से। वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन पैसे के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। वो ये भी बता रही थी उससे कि वो वहाँ कितना प्रॉब्लम फेस कर रही है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, वो डर में थी और नौकरी छोड़ना चाहती थी। और बाद में वही चैट्स, वही संदेश आज इस केस की सबसे मजबूत कड़ियों में गिने जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलकित आर्या को ये एहसास हुआ कि ये बात बाहर आ सकती है, सच्चाई सामने आ सकती है, तभी हालात ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। 18 सितंबर 2022 की रात पुलकित आर्या अपने 2 साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ अंकिता को ऋषिकेश ले जाने के बहाने बाहर ले गया और उसी रात चिल्ला शक्ति नगर क्षेत्र में अंकिता को धक्का देकर नहर में गिरा दिया गया। एक लड़की जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गलत काम करने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद शुरू होती है सिस्टम की वो नौटंकी जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या वो लापरवाही थी या फिर जानबूझकर किया गया खेल। अपराध होने के बाद पुलकित आर्या खुद जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाता है ताकि उस पर शक ना जाए, ताकि वो खुद को एक परेशान मालिक के रूप में पेश कर सके। याद रखिए, वो सिर्फ शिकायत करता नहीं था, वो उसी रिसोर्ट का मालिक था जहां अंकिता काम करती थी। दूसरी तरफ अंकिता के माता पिता अपनी बेटी के लापता होने से बेहाल और टूट चुके थे। वो लोग भी थाने चौकी के चक्कर काटते रहे, शिकायत लिखवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआती 3 दिनों तक पुलिस और पटवारी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न तुरंत तलाशी, न सख्त पूछताछ, न तकनीकी जांच। और इन्हीं 3 दिनों में, यही जो बेशकीमती 3 दिन था, अपराधियों को सबूत मिटाने का पूरा वक्त मिला। मोबाइल, लोकेशन, गवाह, सब कुछ संभालने का समय। जब मामला स्थानीय स्तर पर दबाया नहीं जा सका, जब जनता का दबाव बढ़ा, मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए, तभी जाकर यह केस नियमित रूप से पुलिस को सौंपा गया। और यहीं से मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं रहा, बल्कि एक सुनियोजित हत्या की जांच में बदल गया। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सिस्टम की वो सच्चाई सामने आती है जिससे देखकर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो आपके मन में भी आएंगे सुनने के साथ। और यही सवाल कोर्ट ने भी उठाए।
ये मामला है बुलडोजर चलने। दरअसल अंकिता का 100 मिलने से ठीक पहले 23 सितंबर 2022 की रात उस कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया जहां की अंकिता जिस रिसोर्ट में रहती थी। और ध्यान दीजिए 100 मिलने से ठीक पहले, यानी कि जब जांच अपने सबसे संवेदनशील मोड पर थी तब ये काम हुआ और तर्क दिया गया कि ये अवैध निर्माण था। लेकिन जनता ने इसे सिर्फ अवैध निर्माण की कार्रवाई नहीं माना बल्कि सबूत मिटाने की साजिश के रूप में देखा। और ईमानदारी से बताइए, आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतनी अहम टाइम पर ये आदेश किसने दिए। शुरुआत में प्रशासन खुलकर सामने आया और कहा कि ये हमारी कार्रवाई है, हमने कार्रवाई की है। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा, जैसे ही सवाल तेज हुए, मीडिया ने पूछना शुरू किया तो तस्वीरें बदल गई। इसके बाद जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक दोनों ने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि उन्हें कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन मामला यहीं पे नहीं रुका। जब इस पूरे प्रकरण की अदालत में सुनवाई हुई तो एक बेहद अहम बात सामने आई। जेसीबी ड्राइवर ने कोर्ट में गवाही दी कि उसे तत्कालीन एसडीएम और भाजपा विधायक रेणु विष्ट के आदेश पर रिसोर्ट का हिस्सा गिराने को कहा गया था। अब यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में इमारत को गिराने के लिए एक लिखित आदेश देना अनिवार्य होता है। सिर्फ आदेश ही नहीं, उससे पहले नोटिस, सुनवाई का मौका और कानूनी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब मामले की सुनवाई आगे बढ़ती है तो ये सामने आता है कि इस पर बुलडोजर एक्शन का कोई लिखित आदेश मौजूद नहीं था वहां पे। अब एक और बेहद अहम बात, कानून साफ साफ कहता है सूर्यास्त के बाद तोड़फोड़ या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन यहाँ रात में बुलडोजर चलता है, यानी ना प्रक्रिया पूरी, ना लिखित आदेश, ना समय का पालन, सब कुछ उल्टा, गलत और सवालों से भरा हुआ। इस पूरे मामले पर एसटीआई, पुलिस और जिला प्रशासन धीरे धीरे सब हाथ पीछे खींचने लगे। फिर एक नया तर्क सामने आता है। कहा जाता है कि जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा था, लोग आगजनी करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आनन फानन में कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन यहाँ जनता सवाल पूछती है, और ये तर्क किसे समझाने के लिए, किसे यह लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है? क्योंकि अगर भीड़ गुस्से में थी तो इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्राइम सीन को बुलडोजर से मिटा देना किस कानून में लिखा है? जनता का सीधा सवाल है, क्या वहां मौजूद फॉरेंसिक सबूत को नष्ट करने के लिए यह कार्रवाई की गई? क्योंकि किसी भी कानून में क्राइम सीन को नष्ट करना खुद एक गंभीर अपराध है। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का केस नहीं रह जाता, ये मामला बन जाता है सिस्टम, प्रशासन और सत्ता की नीयत पर एक बड़ा सवाल। लेकिन यह प्रशासन का तर्क होता है कि वहां से जो भी जांच होनी थी वो हो गई थी, उसके बाद कार्रवाई की गई और उसके सबूत कोर्ट में पेश किए गए, इसी वजह से वो लोग बच गए। अब कोर्ट में सबूत पेश करना है तो कॉमन बात है, फॉर्मेलिटी निभाई जा सकती है। और यहाँ सवाल बनता है जो कि गलत नहीं है। बुलडोजर एक्शन पे और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो लोग खुलकर नहीं बोल पाते, क्योंकि बड़े बड़े लोग उस बुलडोजर कार्रवाई के बचाव में खुद सामने आ गए थे। और जब ताकतवर लोग किसी कार्रवाई को डिफेंड करने लगे जो कि सीधे तौर पर इलीगल थी, तो शक होना लाजमी है। और यही वजह है कि आज ये मामला सिर्फ अंकिता भंडारी का नहीं है, बल्कि हर उस बेटी का सवाल बन चुका है जो इस सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद रखती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और अदालत के सामने 100 गवाह पेश किए। यानी कागजों में देखा जाए तो मामला मजबूत दिखता है, जांच बड़ी दिखती है और सब कुछ नियम के हिसाब से चलता हुआ नजर आता है। लेकिन यहीं पर आपके मन में एक सवाल अभी तक चल रहा होगा, वही सवाल जो पूरी जनता के मन में भी है कि आखिर वो वीआईपी कौन था? चैट्स में जिस वीआईपी का जिक्र है, जिसके लिए स्पेशल सर्विस की बात कही गई थी, वो कौन था? इसके जवाब में पुलिस की तरफ से बोला गया कि वो कोई वीआईपी नेता नहीं था, बल्कि नोएडा का एक व्यक्ति था जिसका नाम धर्मेंद्र था। अब यहीं से जनता के मन में एक नया शक पैदा होता है। और ईमानदारी से कहें तो जनता का तर्क पूरी तरह जायज है और सब पूछते हैं, मैं भी ये सवाल पूछता हूँ, क्या एक रिजॉर्ट का मालिक जो पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है, वो किसी आम आदमी के लिए इतना बड़ा जोखिम लेगा? क्या इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा दाव सिर्फ एक समान व्यक्ति के लिए लगाया जाएगा? ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है और यही वजह है कि जनता इसे कवर अप मानती है। इतने लंबे संघर्ष के बाद 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरव भास्कर तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यानी अदालत ने ये साफ कर दिया कि अपराध हुआ और सबूत मजबूत थे, दोषी वही थे जिन पर आरोप लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सजा के साथ साथ आज भी कुछ सवाल जिंदा हैं जो अदालत के फैसले के बाद भी सिस्टम से जवाब मांगते हैं। और इन्हीं सवाल को लेकर वो पुराना विवाद जो उस समय से जवाब नहीं दे पाया आज फिर जिंदा हो गया। फर्क बस इतना है कि अब सवाल कमरों में नहीं सड़कों पर पूछे जा रहे हैं, आंदोलन के जरिए पूछे जा रहे हैं और जनता खुद सड़क पर उतरकर जवाब मांग रही है। दिसंबर 2025 में एक वीडियो सामने आता है, उसमें बताया जाता है कि वो एक पूर्व विधायक की पत्नी का है। इस वीडियो में एक दावा किया जाता है और एक गंभीर आरोप लगाया जाता है कि जिस वीआईपी का जिक्र अंकिता की चैट्स में था वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार सिंह थे। और यहीं से मामला फिर से आग पकड़ लेता है। लेकिन इसी आरोप के ठीक विपरीत दुष्यंत कुमार सिंह इस दावे को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताते हैं और इसके बाद वो एक कानूनी कदम उठाते हैं। दुष्यंत कुमार सिंह की ओर से 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। यानी यहाँ पर 2 तरह के बात साथ साथ चल रही है, एक तरफ एक वीडियो और आरोप, दूसरी तरफ उस आरोप का कानूनी खंडन और मानहानि का केस। और इसलिए यहाँ एक बात बहुत साफ रखनी जरूरी है, यह एक आरोप है जिस पर अदालत में निर्णय आना बाकी है। इस पर कोई भी दावा अदालत के फैसले के बिना तथ्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद एक सीधी सी बात सामने आती है। आज दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी जा रही है? और वो वीआईपी कौन था जिसका जिक्र चैट में आया, वो अब तक सामने नहीं आया। और सवाल इससे भी सीधा है, अगर कुछ गलत नहीं है तो डर किस बात का है? सीबीआई कोई दुश्मन नहीं होती है, वो सिर्फ सच निकालती है। तो फिर अगर सच साफ है तो जांच से भागा क्यों जा रहा है? बस यही सवाल है और यही सवाल आज पूरे देश की आवाज बन चुका है। अब यहाँ एक बात और जरूरी है और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली है। अक्सर लोग इस पूरे मामले को सीधे सीधे बीजेपी से जोड़कर देखने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया उसके पिता कभी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जैसे कि हम खुद कहते हैं अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, हम खुद कहते हैं, उसी तरह अपराध का कोई राजनीतिक दल नहीं होता है। यह एक व्यक्ति का अपराध है और उसका जवाब व्यक्ति को ही देना चाहिए, न कि किसी पूरी पार्टी को। और यहाँ एक बात और साफ करना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं बनती। जवाबदेही पूरी बनती है। अगर पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति इतने गंभीर आरोप में दोषी पाया जाता है तो पार्टी का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत अलग करे, उसे डिफेंड ना करे। अगर पार्टी डिफेंड करेगी तो वो डिफेम होगी, उसे बचाने की कोशिश ना करे। बस ये कहना कि एक आदमी ने अपराध किया इसलिए पूरी पार्टी दोषी है, ये ना तो न्याय संगत है और ना ही तर्क संगत, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं। आज बीजेपी में हजारों ऐसे नेता हैं जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। पार्टी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है और किसी एक व्यक्ति के अपराध से पूरी पार्टी को कैसे जज कर सकते हैं? ये सही नहीं हो सकता है। और शायद यही वजह है कि अक्सर जब कोई ऐसा मामले सामने आते हैं तो खबरें चलती हैं ना, आपने देखा होगा ये खबर, पार्टी अपने नेता को बचा रही है। लेकिन इस बात को दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। कई बार पार्टियां इसलिए भी बचाव में आ जाती हैं क्योंकि उससे पता होता है कि अगर एक व्यक्ति बदनाम हुआ तो उसकी गलती पूरी पार्टी पर थोप दी जाएगी, पूरी पार्टी को बदनाम कर दिया जाएगा, चाहे पार्टी का उस अपराध से कोई लेना देना हो या नहीं हो। और मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि ये सही है, क्योंकि भारत की राजनीति में ये देखा गया है, शुरुआत से पैटर्न है, तो मैं उस चीज को बता रहा हूँ। खैर ये मेरी तो निजी राय है, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो या मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है? क्या किसी एक व्यक्ति के आधार पर पूरी पार्टी को जज करना सही है, या फिर अपराध को सिर्फ अपराध की तरह देखना चाहिए, बिना धर्म, बिना जाति और बिना पार्टी का? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।